This is my third video of the chapter number 5, India Wins Freedom, from your Dewdrop Term Book 1. We will start with the topic साइमन कमीशन। जैसे कि लेट 1920s में हालात धीरे धीरे इंडिया के आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे ब्रिटिशर्स के लिए कि वो संभाल सकें, क्योंकि 1923 में भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी की शहादत हो गई थी और उसके अलावा और भी नए नए मूवमेंट्स, नए नए लोग आते चले जा रहे थे। तो उनको ये लग रहा था कि अब ये लोग इंडिया में कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया कि एक कमीशन अपॉइंट किया। दे अपॉइंटेड अ कमीशन टू रिव्यू द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री विच वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और उन्होंने नए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए ये कमीशन को भेजा। ये कमीशन एक ग्रुप ऑफ पीपल लेड बाय अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन। ये कमीशन एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन उस ज़माने के थे। उनका नाम था सर जॉन साइमन। सर एक उपाधि है, जॉन एक नाम है, साइमन सरनेम है। सर जॉन साइमन। उन्होंने अपने अंडर में ये कमीशन लिया और इसको भेजा। और इंडियंस वर अगेंस्ट दिस कमीशन बिकॉज नॉट इवन अ सिंगल इंडियन वॉज मेड अ मेंबर ऑफ इट। ठीक है, इंडियंस बिल्कुल उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि कुछ एक दो लोग उसमें भी जुड़ जाएं कमीशन में, इंडियंस। पर ऐसा नहीं था, पूरे के पूरे विदेशी लोग थे सब। सो इन 1928 व्हेन द कमीशन केम टू इंडिया दे वर ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग्स एंड स्लोगन साइमन गो बैक। उनको काले झंडे दिखाए गए और प्लेकार्ड में साइमन गो बैक लिखकर उनको सामने प्रदर्शन किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेट 1920s में पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसकी डिमांड की गई। और फिर वहाँ पर बिल्कुल फॉरेन रूल बिल्कुल ना हो और हमारा बिल्कुल जो भी राज हो वो इंडिया के द्वारा हो, इंडियंस के द्वारा हो। तो दिसंबर 1929 में ये डिसाइड हुआ। वाई दिसंबर? बिकॉज दिसंबर इज़ द ओनली मंथ व्हेन द कांग्रेस डज इट एनुअल मीटिंग। एनुअल मीटिंग कांग्रेस की हमेशा दिसंबर में ही होती है और आज तक होती है। और पूर्ण स्वराज की डिमांड वहीं पर की गई, उसी समय की गई। वो पहला ऐसा समय था जब वहाँ पर ट्राई कलर झंडा हमारा लहराया गया। पूर्ण स्वराज की डिमांड इसलिए रखी गई क्योंकि आज भी कई देश पूर्ण स्वराज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह में भी अभी भी रानी, जो ब्रिटिश की जो महारानी है, उन्हीं को अभी वहाँ पर प्रेसिडेंट का दर्जा दिया गया है। वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होते हैं आज तक। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1930। दिसंबर 1929 में डिसाइड किया गया और 1930 की शुरुआत से वो गांधी जी के अंडर में शुरू किया गया। डांडी मार्च शुरू हुआ। ये बहुत फेमस डांडी मार्च था। डांडी एक जगह का नाम है, एक विलेज का नाम है रादर, गुजरात में। गुजरात के एक विलेज का नाम है जो कि कोस्टल एरिया में है और वहाँ पर नमक बनाया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। तो अभी भी है वहाँ पर। और अपने साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से डांडी तक उन्होंने मार्च किया। ये फेमस फ़ोटो है वहाँ पर डांडी मार्च की, अभी भी लगी हुई है वहाँ पर उनके साबरमती आश्रम में। तो ये डांडी मार्च इसलिए शुरू किया गया ताकि वो नमक के कानून को तोड़ा जाए। नमक पहले पूरा ब्रिटिश का राज हुआ करता था, लेकिन फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम इंडियंस भी अपना खुद का नमक बनाएंगे। इसलिए वो नमक का आंदोलन शुरू किया गया सत्याग्रह के तौर पर। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और 9 अगस्त 1942 गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ही अपील टू द पीपल एंड मेक इट अ मास मूवमेंट। गांधी जी आस्क्ड पीपल टू डू और डाई। डू और डाई मीन्स करो या मरो। ओके, उन्होंने ये कहा लोगों से कि या तो करो या मरो, मतलब ये आखिरी समय है, अब आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ब्रिटिशर्स का राज चलता ही रहेगा। मास मूवमेंट मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट बनाना। मास का मतलब यहाँ पे होता है लोगों से। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा क्विट इंडिया। वहाँ बहुत ज़्यादा हड़ताल हुए, प्रोटेस्ट हुए, शोर शराबा हुआ, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ और धीरे धीरे करके लोगों को शूट किया गया, टॉर्चर किया गया और सब लीडर्स वहाँ पर जेल में डाले गए। इंडियन नेशनल आर्मी
सुभाष चंद्र बोस जी इसके लीडर थे, इंडियन नेशनल आर्मी के, या फिर इंडियन नेशनल आर्मी और हिंदी में बोलते थे आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने ये नारा दिया जय हिंद। ये जय हिंद का नारा, इसके अलावा गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो, ये 3-4 नारे उन्होंने दिए थे। ये नारा उन्होंने दिया था म्यांमार में। आज़ाद हिंद फौज वहीं बनाई गई थी, म्यांमार में बनाई गई थी, और फिर वहीं से नॉर्थ ईस्ट इंडिया, त्रिपुरा और आइजॉल और शिलोंग के रास्ते से वहाँ से एंट्री ली गई थी। उसमें जापान की भी बहुत ज़्यादा मदद ली गई थी, लेकिन आखिरकार उस समय 1945 का समय चल रहा था, मिड 1945 या 44-45 का समय चल रहा था, तो इसलिए जापान भी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया, और इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी सफल नहीं हो पाए। इंडिया गेट्स फ्रीडम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945, इट वाज स्टार्टेड इन 1939, और एंड कब हुआ? 1945 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने भी हिस्सा लिया था इसमें, और उनका भी बहुत पैसा चला गया था, और इंडिया में भी लूटने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। इंडिया को इतना लूट चुके थे कि अब कुछ भी नहीं बचा था। तो यूएसए और यूएसएसआर ये 2 वर्ल्ड पावर बने। उसके बाद यूएसएसआर मतलब रशिया, प्रेजेंट रशिया, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत रिपब्लिक, और उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था। 15 कंट्रीज़ और एड अप थी यूएसएसआर, जो प्रेजेंट के रशिया में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एसेट्रा। तो यूएसए और यूएसएसआर 2 वर्ल्ड पावर बने, और उन्होंने फिर इंडियन लीडर्स को सपोर्ट करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स भी एग्रीड हो गए धीरे धीरे करके, और 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली। उससे पहले पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी 14 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी हुई, 15 अगस्त 1947 में हमारी आज़ादी हुई। और जवाहरलाल नेहरू ने ये फेमस बात कही, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये शब्द उन्होंने इंग्लिश में ही बोले, और ये समय जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई तब उन्होंने ये बोले थे। ये नेहरू जी हैं, ये लॉर्ड माउंटबेटन हैं जिन्होंने ये शपथ दिलाई। जवाहरलाल नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, राजेंद्र प्रसाद जी आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Okay, as you all know it. Thank you. That's it for today.